नमस्कार, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णीत किया गया है। ये 3 मार्च 2025 का निर्णय है और इसका संबंध है 16 वर्षों से एक साथ रह रहे स्त्री पुरुष को बलात्कार करने का दोषी नहीं कहा जा सकता है। यानी लिविंग इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं और बाद में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो उसका FIR कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर जो इसका साइटेशन है वो आप नोट कर लें। 2025 वॉल्यूम 3 SCR 303 और दूसरा 2025 INSC 308, इन दोनों उसमें प्रकाशित है। इसका मामला ये था कि शादी के झूठे वादे के आधार पर 16 साल से अधिक समय तक शिकायतकर्ता का यौन शोषण या उत्पीड़न करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही। अपीलकर्ता पर धारा 376, 384, 323, 504, 506 IPC का मामला दर्ज किया गया था और आरोप पत्र भी न्यायालय में भेज दिया गया था। अपीलकर्ता ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग की तो उच्च न्यायालय में वो 482 की जो उसकी याचिका थी वो खारिज हो गई। तब वो उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। तब ये फाइंडिंग आई कि नहीं साहब, 16 वर्षों तक एक साथ रह रहे थे, इसके बाद भी अब उनको उत्पन्न हो गए विवाद, ये विश्वास के योग्य नहीं है। तो इस चीज़ को इसमें कहा गया, शिकायतकर्ता का मतलब है पति या लिविंग रिलेशन का पुरुष पक्ष का पार्टनर, और जो दूसरा है वो स्त्री। शिकायतकर्ता के आरोप सुनियोजित कहानी प्रतीत होते हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया। तो इसका मैं सूक्ष्म में इसकी कथानक प्रस्तुत कर दूं, ज़्यादा आसान रहेगा। सुश्री ए, चूंकि विक्टिम का नाम इन मामलों में खोला नहीं जाता, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुश्री ए लिख दिया। यानी ए नाम की एक महिला थी और दूसरे उस शिकायतकर्ता उसके लिविंग इन रिलेशनशिप के पार्टनर थे। तो इन लोगों ने एक मामला प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध थाना बकेवर जिला इटावा में 5 जुलाई 2022 को एक मुकदमा अपराध संख्या 269 वर्ष 2022 में FIR दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ये आरोप लगाया गया कि वो कुड़रिया गांव की निवासी है और MCOM और B.Ed की डिग्री धारक है और 2008 से वो लखनऊ में AFS भेमोरा कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। और ये कहा गया कि अभियुक्त जो उसका लिविंग पार्टनर था वो 2006 में किसी समय रात्रि में शिकायत यानी स्त्री के घर में घुस गया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। वो ना तो चिल्ला सकी और ना ही मदद के लिए पुकार कर सकी, क्योंकि अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया था, जिसके कारण घर में मौजूद उसके माता पिता को घटना की भनक तक नहीं लग सकी। उसने अपीलकर्ता को चेतावनी दी कि वो घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बता देगी, जिस पर अपीलकर्ता ने माफ़ी मांगी और उसे चुप रहने का अनुरोध किया तथा उसे शादी का आश्वासन दिया। इसलिए शिकायतकर्ता ने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना की संबंध में कोई अन्य कार्यवाही की। तब अपीलकर्ता शुरू में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर था। अपीलकर्ता माने जो पुरुष पार्टनर था वो शुरू में पुलिस कांस्टेबल था और बाद में 2009 में वो महाराजगंज जिले के धानी शाखा में भारतीय स्टेट बैंक का क्लर्क हो गया था। इस बीच अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठता बढ़ती गई। अपीलकर्ता ने एक बार शिकायतकर्ता को महाराजगंज बुलाया, जहां उसने बिना उसकी जानकारी के उसे ENO में, यानी इनो जो पीने का पदार्थ है उसको डाल के पानी में पीते हैं, तो इनो में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो अर्धचेतन हो गई। इसका फ़ायदा उठाकर अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने न केवल इस पूरी घटना का वीडियो बनाया बल्कि बाद में होश में आने पर शिकायतकर्ता को दिखाया। समाज में बदनामी के डर से शिकायतकर्ता ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। इसके बाद शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई, यानी महिला पार्टनर गर्भवती हो गई, जिसकी पुष्टि गर्भावस्था में जांच किट से की गई। जब ये जानकारी
अपीलकर्ता को यानी पुरुष को मिली तो उसने गर्भपात कराने के लिए पानी में कोई दवा मिलाकर उसे पिला दिया। ये उसके फैक्ट्स बताए जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो आगे अभिमत है अभी उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। चूंकि अपीलकर्ता लगातार अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल और धमका रहा था, इसलिए उसने गर्भपात के बारे में किसी को नहीं बताया। शिकायतकर्ता पहले तो अपनी मर्जी से अपीलकर्ता से मिलने गई थी, लेकिन बाद में अपीलकर्ता ने अश्लील वीडियो तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया, इसलिए वो उससे सिर्फ वीडियो लेने के उद्देश्य से मिलती थी ताकि उसे डिलीट कर सके। सन 2015 में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को प्रतापगढ़ बुलाया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगे नहीं मानी तो वो वीडियो वायरल कर देगा। इसके अलावा एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने कई मौक़ों पर शिकायतकर्ता से, यहाँ शिकायतकर्ता का अर्थ उस महिला पार्टनर से है जिसने एफआईआर लिखाई थी, शिकायतकर्ता ने जबरन पैसे लिए। सन 2011 में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को 94,000 रुपये का चेक लिया था, लेकिन उसे एक भी पैसा वापस नहीं किया। चूँकि अपीलकर्ता ने अपने पास मौजूद अंतरंग संबंधों के अश्लील वीडियो का उपयोग करके उसे धमकाया था, इसलिए उसने वर्ष 2006 से 2021 के बीच उसके साथ हुए उपरोक्त आपराधिक कृत्यों के बारे में किसी से शिकायत नहीं की। 10 वर्ष 2021 में नम्रता नाम की एक महिला अपीलकर्ता के जीवन में आई, जिस पर शिकायतकर्ता ने लखनऊ कमिश्नरेट में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उसे इटावा थाने जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उसने 23 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर ललितपुर में अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसे शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच हुए एक समझौते के आधार पर बंद कर दिया गया, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हुए। हालांकि 22 अप्रैल 2022 को अपीलकर्ता अपने वादे से मुकर गया और नम्रता से शादी कर ली, यानी जो उसका पुरुष पार्टनर था उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। तब विवाद ये उत्पन्न हुआ। जब अपीलकर्ता के विवाह की बात शिकायतकर्ता के पता चली तो उसने तुरंत ही शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अवैध कृत्यों और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों और अपने समुदाय के लोगों को दी। बाद में जब उसने पुलिस कार्यवाही करने का फैसला किया तो अपीलकर्ता ने अपने भाई अश्वनी और पिता राज बहादुर के साथ मिलकर उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। 1 मई 2022 को अपीलकर्ता उसके माता पिता की मौजूदगी में उसके घर में घुस गया और धमकी दी कि अगर उसने अपने द्वारा दर्ज कराए गए कानूनी मामलों को जारी रखा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये स्टोरी उसी महिला पार्टनर की है जो एफआईआर में उसने लिखवाया था। अब इन आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ यानी हस्बैंड यानी वो पुरुष पार्टनर जो है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 313, 376, 384, 323, 504, 506 के मामला दर्ज कर लिया गया। 5 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज हो गई और विवेचना शुरू की गई, लेकिन विवेचना के उपरांत धारा 313 को हटा दिया गया और शेष धाराएं लागू रहीं। तो और इसके बाद जब ये आरोप पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गया तो मजिस्ट्रेट ने इसको सेशन ट्रायल होने के कारण सत्र न्यायालय में कमिटल कर दिया। कमिटल के बाद उसका जब विचारण वहाँ चला तो वहाँ पर जब ये कमिटल हो गया तो जो पुरुष पार्टनर था उसने इस सारी प्रक्रिया को खारिज करने के लिए, अपास्त क्वैश कराने के लिए धारा 482 सीआरपीसी की एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जब याचिका खारिज हो गई तब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने अभिमत जारी किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है और इस तरह के मामले में अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाला धोखाधड़ी या छल के दायरे में आता है। केवल वादा तोड़ने और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो 16 वर्षों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे तो उनकी सहमति न होती तो यौन संबंध कैसे होता, और ऐसे मामले को उन्होंने विश्वास योग्य नहीं समझा। ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियुक्त्री का मतलब उसी महिला पार्टनर से है, आरोपी के प्रति यानी पुरुष पार्टनर के प्रति अपने प्यार और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा गलत बयानी के कारण
या जहां अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण जिन्हें वो पहले से नहीं देख सकता था या जो उसके नियंत्रण से बाहर थी, ऐसा करने का पूरा इरादा होने के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ था। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को बलात्कार के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त का इरादा दुर्भावनापूर्ण था और उसके गुप्त उद्देश्य थे। यानी झांसा देने के वे सारे तथ्य जब पूरे उसके जीवन के स्टडी की जाएगी तभी तो पता लगेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इस मामले में यही माना कि उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था, वो अपनी सहमति से यौन संबंध में बनाकर रह रहे थे। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी स्थिति में धारा 90 आईपीसी की सहायता नहीं ली जा सकती ताकि लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ़ किया जा सके और दूसरे का आपराधिक दायित्व तय किया जा सके, जब तक कि अदालत इस तथ्य के बारे में आश्वस्त न हो जाए कि शुरू से ही आरोपी का उससे शादी करने का कभी इरादा नहीं था। अब इन अपने विश्लेषण के आधार पर ये जो अभिमत दिया लास्ट में उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए ये स्पष्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए ये स्पष्ट है कि यदि पीड़िता ने यौन संबंध बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है तो अभियुक्त बलात्कार के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना है कि अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो सकती है और इस आधार पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही चल रही थी उसको भी समाप्त कर दिया और ये कहा कि 8 वर्षों तक चले रिश्ते के दौरान यौन संबंध को बलात्कार के रूप में मानना मुश्किल है। ये खास फाइंडिंग है, खासकर तब जब शिकायतकर्ता ने खुद आरोप लगाया हो कि वे पति पत्नी के रूप में साथ रहते थे। और लास्ट में इलाहाबाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24 अप्रैल 2023 को रद्द कर दिया जाता है और उसे अपास्त किया जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित FIR संख्या 269 सन 2022 और उसके तहत की जाने वाली सभी कार्यवाही को भी रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। ये फाइंडिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसलिए आवश्यक है कि आज के जीवन में ऐसा बहुधा देखा जा रहा है कि लोग शादी के अपने जो सांस्कारिक बंधन है उसमें नहीं बंधना चाहते हैं, बल्कि आपस में प्रेम संबंध को रखकर लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अपनी एक दूसरे की यौन संबंधों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं और जीवन यापन करते हैं। बाद में जरा से भी मन मुटाव हुआ तो उसके बाद फिर FIR करते हैं। तो इसके लिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये बहुत ही अच्छा। इसका नाम है रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। एक बार मैं फिर इसका साइटेशन पढ़ देता हूँ। 2025 वॉल्यूम 3 SCR 303 रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। आपने इसे बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सहयोग के लिए मैं आभारी रहता हूँ और आपसे ये याचना करता हूँ कि भाई इसको सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हम आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से, आपके कमेंट देने से हमें नई नई समस्याओं की जानकारी होती है और अपने जो विधि व्यवसायी साथी हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले हमारे प्रतिभागी लोग हैं उनकी समस्याओं को हम समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं और अधिक से अधिक उन शंका को समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद। पुनः धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।